सोचिए, आपने HDFC बैंक में 1 लाख रुपए जमा किए। आपको लगता है कि बैंक आपके पैसे को बस सुरक्षित रखता है और बदले में आपको थोड़ा सा ब्याज देता है, लेकिन असली खेल कुछ और है। आपका 1 लाख रुपए बैंक के लिए कमाई का कच्चा माल है। बैंक इसी मनी पूल से किसी को होम लोन देता है, किसी को कार लोन, किसी बिजनेस को वर्किंग कैपिटल और किसी को क्रेडिट कार्ड। फिर सवाल आता है, अगर बैंक आपको ब्याज दे रहा है तो खुद इतना पैसा कमाता कैसे है? और सबसे बड़ा सवाल, HDFC बैंक के पास लाखों करोड़ रुपए की डिपॉजिट होने के बावजूद उसकी कमाई सिर्फ लोन के ब्याज से होती है? बिल्कुल नहीं। आज हम सिर्फ कुछ मिनटों में समझेंगे HDFC बैंक का पूरा बिजनेस मॉडल क्या है, पैसा कहां से आता है, सबसे बड़ा रिस्क क्या है, फ्यूचर ग्रोथ कहां से आ सकती है, और एक इन्वेस्टर को इस बैंक को एनालाइज करते समय किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझिए, HDFC बैंक करता क्या है। ब्रॉडली इसका बिजनेस 3 हिस्सों में समझ सकते हैं: रिटेल बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग और ट्रेजरी। रिटेल बैंकिंग में आम कस्टमर्स और छोटे बिजनेसेस आते हैं। सेविंग्स अकाउंट, लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स, पेमेंट्स, वेल्थ मैनेजमेंट जैसी सर्विसेज। होलसेल बैंकिंग में बड़े कॉर्पोरेट्स और बिजनेसेस आते हैं जिन्हें वर्किंग कैपिटल, प्रोजेक्ट फाइनेंस, ट्रेड फाइनेंस और दूसरी फाइनेंशियल सर्विसेज चाहिए। और ट्रेजरी में बैंक अपनी लिक्विडिटी, इन्वेस्टमेंट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, फॉरेन एक्सचेंज और इंटरेस्ट रेट रिस्क को मैनेज करता है। यानी HDFC बैंक सिर्फ लोन देने वाली कंपनी नहीं है, ये एक विशाल फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है। अब आते हैं इसकी कमाई पर। मान लीजिए आपने बैंक में 100 रुपए जमा किए। बैंक आपको उस डिपॉजिट पर इंटरेस्ट देता है, फिर उसी मनी पूल को आगे लोन करके ज्यादा इंटरेस्ट कमाने की कोशिश करता है। जो इंटरेस्ट बैंक कमाता है और जो इंटरेस्ट डिपॉजिट्स पर देता है, उनके बीच का डिफरेंस बैंकिंग बिजनेस की सबसे महत्वपूर्ण कमाई है। इसे कहते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम यानी NII। FY 2025 से 26 में HDFC बैंक की इंटरेस्ट इनकम करीब 3.08 लाख रुपए करोड़ रही और इंटरेस्ट एक्सपेंस करीब 1.79 लाख रुपए करोड़, यानी लगभग 1.286 लाख रुपए करोड़ का नेट इंटरेस्ट इनकम। यही बैंक के बिजनेस का सबसे बड़ा इंजन है। लेकिन यहां एक बड़ा कैच है, बैंक जितना ज्यादा लोन देगा उतना ही ज्यादा रिस्क भी लेगा। क्योंकि बोरोअर ने पैसा वापस नहीं किया तो बैंक की पूरी इकोनॉमिक्स बिगड़ सकती है, और यही से आता है क्रेडिट रिस्क। लेकिन HDFC बैंक की कमाई सिर्फ इंटरेस्ट से नहीं होती। दूसरा बड़ा सोर्स है फी इनकम। कस्टमर अकाउंट खोलता है, क्रेडिट कार्ड लेता है, पेमेंट्स करता है, इंश्योरेंस खरीदता है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता है, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन करता है, बिजनेस बैंकिंग सर्विसेज लेता है। इन सब एक्टिविटीज से बैंक को अलग अलग फीस मिल सकती है। FY 2025 से 26 में HDFC बैंक की अदर इनकम करीब 62,533 करोड़ रुपए रही। और यही मॉडल का एक बड़ा फायदा है। एक कस्टमर बैंक में सिर्फ एक प्रोडक्ट लेने आता है, लेकिन बैंक कोशिश करता है कि समय के साथ वो कई प्रोडक्ट्स ले। सैलरी अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, कार लोन, होम लोन, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट। यानी बैंक के लिए असली वैल्यू सिर्फ कस्टमर एक्वायर करने में नहीं है। असली वैल्यू है उस कस्टमर के साथ लंबे समय तक फाइनेंशियल रिलेशनशिप बनाए रखना। अब सवाल है, अगर दूसरा बैंक भी यही काम कर सकता है तो HDFC बैंक का एडवांटेज क्या है? एक बड़ा जवाब है डिस्ट्रीब्यूशन। FY 2025 से 26 के अंत तक HDFC बैंक के पास 9,689 ब्रांचेस थी। लगभग आधी ब्रांचेस सेमी अर्बन और रूरल लोकेशंस में थी। इसके अलावा हजारों बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट्स और 21,000 से ज्यादा ATMs और कैश रिसाइकलर्स थे। लेकिन आज बैंकिंग सिर्फ ब्रांचेस से नहीं चलती, इसीलिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहद इंपॉर्टेंट है। FY 2025 से 26 में लगभग 98% फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस डिजिटल चैनल्स से हुए। यानी HDFC बैंक के पास फिजिकल रीच प्लस डिजिटल रीच दोनों है, और इतने बड़े नेटवर्क को कोई कॉम्पिटिटर रातों रात रेप्लिकेट नहीं कर सकता। अब आते हैं एक बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट पर, HDFC Ltd मर्जर। 1 जुलाई 2023 को HDFC Ltd का HDFC बैंक में मर्जर हुआ। इससे हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस बैंक के इकोसिस्टम में और मजबूत हुआ। होम लोन खास है क्योंकि कस्टमर के साथ रिलेशनशिप कई साल चल सकती है। आज होम लोन, कल इंश्योरेंस, फिर इन्वेस्टमेंट, फिर वेल्थ मैनेजमेंट। यानी एक होम लोन कस्टमर आगे चलकर कई फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का कस्टमर बन सकता है। FY 2025 से 26 में HDFC बैंक का रिटेल मॉर्गेज एडवांसेस करीब 8.89 लाख रुपए करोड़ था। इसलिए ये मर्जर सिर्फ साइज बढ़ाने की कहानी नहीं है, ये कस्टमर रिलेशनशिप को और गहरा करने का मौका भी है।
और फिर आता है HDFC इकोसिस्टम। HDFC बैंक के साथ HDFC लाइफ, HDFC अर्गो, HDFC AMC, HDFC सिक्योरिटीज और HDB फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे बिजनेसेस जुड़े हैं। इसका मतलब एक ही इकोसिस्टम में बैंकिंग के साथ इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट्स, ब्रोकिंग, NBFC लेंडिंग जैसी फाइनेंशियल जरूरतें भी पूरी की जा सकती है। और यही स्ट्रैटेजी है, एक कस्टमर से सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि कई फाइनेंशियल रिलेशनशिप्स बनाना। लेकिन अब बात उस चीज की जो इन्वेस्टर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिस्क। सबसे बड़ा रिस्क है क्रेडिट रिस्क। FY 2025 से 26 में HDFC बैंक के एडवांसेस करीब 29.37 लाख रुपए करोड़ थे। इतनी बड़ी लोन बुक में थोड़ी सी डेटेरियोरेशन भी बड़े एब्सोल्यूट लॉसेस में बदल सकती है। इसलिए इन्वेस्टर को सिर्फ लोन ग्रोथ नहीं देखनी चाहिए, उसे देखना चाहिए GNPA, NNPA, क्रेडिट कॉस्ट, प्रोविजनिंग और अंडरराइटिंग क्वालिटी। FY 2025 से 26 में GNPA 1.15% और NNPA 0.38% था। इसलिए सिंपल रूल याद रखिए, लोन ग्रोथ अच्छी है लेकिन हेल्दी लोन ग्रोथ उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा बड़ा रिस्क है इंटरेस्ट रेट रिस्क। अगर डिपॉजिट्स की कॉस्ट बढ़ती है लेकिन लोन से मिलने वाली इनकम उसी स्पीड से नहीं बढ़ती तो बैंक के मार्जिन्स पर प्रेशर आ सकता है। इसलिए NII के साथ NIM भी देखना जरूरी है। FY 2025 से 26 में HDFC बैंक का NIM 3.34% रहा। तीसरा रिस्क है लिक्विडिटी। बैंक को हर समय इतना लिक्विड रहना पड़ता है कि कस्टमर्स अपने डिपॉजिट्स निकालना चाहें तो बैंक उन्हें पैसा दे सके। और चौथा है टेक्नोलॉजी और साइबर रिस्क। आज बैंकिंग का बड़ा हिस्सा डिजिटल है, इसलिए टेक्नोलॉजी फेलियर, फ्रॉड या साइबर अटैक सिर्फ फाइनेंशियल नुकसान नहीं कर सकता, कस्टमर ट्रस्ट को भी नुकसान पहुंचा सकता है। अब सवाल, फ्यूचर ग्रोथ कहां से आएगी? पहला बड़ा अपॉर्चुनिटी है रूरल और सेमी अर्बन इंडिया। भारत में लाखों छोटे बिजनेसेस, MSMEs, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग और इमर्जिंग मिडिल क्लास कस्टमर्स हैं। इनको सेविंग्स, लोन्स, इंश्योरेंस, पेमेंट्स और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स चाहिए। यानी फाइनेंशियलाइजेशन बढ़ने के साथ बैंकिंग अपॉर्चुनिटी भी बढ़ सकती है। दूसरा है होम लोन्स। HDFC मर्जर के बाद हाउसिंग फाइनेंस एक बड़ा ग्रोथ इंजन बन सकता है। तीसरा है डिजिटल बैंकिंग और AI। HDFC बैंक ने नीव नाम का एंटरप्राइज GenAI प्लेटफॉर्म भी बनाया है। AI फ्यूचर में लोन प्रोसेसिंग, फ्रॉड डिटेक्शन, कस्टमर सर्विस और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सकता है। यानी AI सिर्फ फैंसी टेक्नोलॉजी नहीं है, सही तरीके से इस्तेमाल हुआ तो ये कॉस्ट और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों को प्रभावित कर सकता है। चौथा है पेमेंट्स। FY 2025 से 26 में HDFC बैंक ने क्रेडिट, डेबिट और प्रीपेड मिलाकर 9 करोड़ से ज्यादा कार्ड्स इशू किए। पेमेंट्स कस्टमर एंगेजमेंट बढ़ाने का एक बड़ा माध्यम बन सकते हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, इन्वेस्टर को HDFC बैंक से क्या सीखना चाहिए? पहली सीख, किसी कंपनी को सिर्फ उसके प्रोडक्ट से मत समझिए, उसका पूरा इकोनॉमिक इंजन समझिए। बैंक में पैसा आता कहां से है, कहां डिप्लॉय होता है, कितना इंटरेस्ट मिलता है, कितना इंटरेस्ट देना पड़ता है, कितने लोन्स खराब हो रहे हैं और आखिर में कितना प्रॉफिट बच रहा है। दूसरी सीख, ग्रोथ और क्वालिटी को हमेशा साथ देखिए। अगर लोन बुक तेजी से बढ़ रही है लेकिन बैड लोन्स भी बढ़ रहे हैं तो ग्रोथ उतनी अट्रैक्टिव नहीं है। तीसरी सीख, मोड सिर्फ ब्रांड नहीं होता। HDFC बैंक का मोड ब्रांड, कस्टमर ट्रस्ट, ब्रांचेस, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन, टेक्नोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट का कॉम्बिनेशन है। FY 2025 से 26 में इसका बैलेंस शीट साइज करीब 23.65 लाख रुपए करोड़ और डिपॉजिट्स करीब 31.05 लाख रुपए करोड़ थे। इतना बड़ा स्केल खुद एक कंपिटिटिव एडवांटेज बन सकता है। और चौथी सीख, बैंकिंग में रिस्क मैनेजमेंट उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ग्रोथ। FY 2025 से 26 में HDFC बैंक का ROE करीब 14.3% और ROA 1.94% रहा। इसलिए इन्वेस्टर को सिर्फ प्रॉफिट नहीं देखना चाहिए, उसे देखना चाहिए कितनी कैपिटल लगाकर प्रॉफिट बनाया गया, कितना रिस्क लिया गया और उस रिस्क के बदले कितना रिटर्न मिला। तो दोस्तों, अगर कोई पूछे HDFC बैंक आखिर करता क्या है, तो जवाब सिर्फ ये एक बैंक है नहीं होना चाहिए। असल में HDFC बैंक डिपॉजिट्स जुटाता है, उनसे लोन्स और इन्वेस्टमेंट्स बनाता है, इंटरेस्ट इनकम कमाता है, फीस कमाता है, पेमेंट्स करवाता है, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करता है, कॉर्पोरेट्स को फाइनेंशियल सर्विसेज देता है और अपने कस्टमर्स के साथ लंबे समय का फाइनेंशियल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करता है। FY 2025 से 26 में बैंक का नेट रेवेन्यू करीब 1.91 लाख रुपए करोड़ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 74,671 करोड़ रुपए रहा।
लेकिन इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि एचडीएफसी बैंक कितना कमाता है। सही सवाल है ये कितनी अच्छी क्वालिटी की ग्रोथ के साथ कमाता है, क्योंकि बैंकिंग में असली खेल रेवेन्यू का नहीं, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न का है। और शायद एचडीएफसी बैंक से सबसे बड़ी इन्वेस्टर लेसन यही है। किसी स्टॉक को सिर्फ उसका प्राइस देखकर मत समझिए, उसके पीछे का बिजनेस समझिए। पैसा कहां से आता है, कहां जाता है, कितना बचता है, कितना रिस्क लिया जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या यही बिजनेस मॉडल अगले 10 साल भी उतना ही मजबूत रह सकता है। क्योंकि जिस दिन आप इन सवालों के जवाब ढूंढना शुरू कर देंगे, उस दिन आप सिर्फ स्टॉक्स देखना बंद कर देंगे, आप बिजनेसेस को पढ़ना शुरू कर देंगे, और एक बेहतर इन्वेस्टर बनने की शुरुआत यहीं से होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।